अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड और आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मुझे तो लगता है आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारी जिस तरह की कन्वर्सेशन चल रही होती है और जो हमारा एक बहुत फ्रेंडली सा रिलेशन बन चुका है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि नियर पीयर का मतलब ही ये है कि आपके साथ एक ऐसा कंपेनियन हो जो टीचर से ज़्यादा आपका दोस्त हो, जो इस जर्नी में आपके साथ रहे। सो मुझे आप लोगों की डिस्कशन ग्रुप में देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो उस डिस्कशन में। एंड आई होप कि हमारा ये सफ़र इसी तरह चलता रहे और हम जो है मिल के अपने एग्ज़ाम्स को एस कर सके। सो आज जो है हमारे पास एक और ग्लोबल लाइव कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कल हमने पिछले एपिसोड के अंदर इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, आज हमारे पास है जी यूएस ईरान इसराइल वॉर। मैंने आपको एपिसोड 3 के अंदर जैसे बताया था कि इस टाइम दुनिया के अंदर जो है वो एक वेब क्रिएट हुआ हुआ है। हर कंट्री दूसरी कंट्री पे हैवीली डिपेंडेंट है। सो उसके बाद हमने अपनी ग्लोबल लाइव कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ना शुरू किए, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमने अपना इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा। आज जी हमारे पास है यूएस ईरान इसराइल वॉर। और मुझे लगा कि ये आप लोगों को पहले पढ़ाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ना हर दिन इससे रेलिवेंट अपडेट आ रही होती है और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसका बैकग्राउंड पता हो, ताकि आप लोग उन अपडेट्स को जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर सको। आपके लिए वो कोई आसमान से आई हुई चीज़ ना लगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जंग शुरू की होती है, देखो इसराइल ईरान और ये जो 3 कंट्रीज़ हमारे पास हो जाती हैं, ईरान, इसराइल है और यूएस है। अब इन तीनों के दरमियान जो इस टाइम एक जंग चल रही है, जिसके अंदर ईरान यूएस मोस्ट प्रोमिनेंट है। ये कोई अचानक से शुरू नहीं हो गई कि एक दिन एक कंट्री उठा उसने दूसरे पे अटैक कर दिया। इसके पीछे एक कई दहाइयों का जो है वो किस्सा है। जैसे ईरान और इसराइल की जो राइवलरी है वो जी, ईरान जब 1979 में इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर देता है, हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है ईरान, हमास को कर रहा है, इस्लामिक जिहाद और हुतीज़ को सपोर्ट कर रहा है ईरान। जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा, इसराइल सीज ईरान न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम एज एक्सटेंशन। अब इसराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए ख़तरा समझता है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। यूएस और ईरान का क्या मसला है? एक्यूज़ ईरान ऑफ परस्यूइंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब जो है वो यूएस ईरान पे इल्ज़ाम है कि जो है ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ईरान जो है वो नॉन स्टेट ग्रुप्स को और आर्म ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। और तीसरा ये है कि ये साइड्स थ्रेट्स टू गल्फ शिपिंग एंड अटैक्स ऑन द यूएस फोर्सेस, जिसके कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आता है हमारे पास। 2026 की वॉर जो है वो कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, ये बहुत सारे जो है दहाइयों का किस्सा है। ओवर द डेकेड्स जो है वो जितने इश्यूज़ हुए उनको मिल के उन सब इश्यूज़ के मिलने से जो एक आउटकम आया है वो हमें अभी की वॉर की सूरत में नज़र आता है। ठीक है जी, 2026 की जो वॉर है जो अभी ऑनगोइंग है, जिससे रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में भी आ रहा होता है कि जंग शुरू कैसी होती है। फरवरी 2026 का बिल्कुल इख्तिताम हो रहा होता है और यूएस और इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च कर देते हैं, साइटिंग इट्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स। उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स को अटैक करने के लिए, उन साइट्स को अटैक करने के लिए एक जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक्स शुरू हो जाती है। ईरान क्या करता है? ईरान उसको रिटेलिएट करता है। ईरान जो है वो भी मिसाइल्स और वो फिर यूएस की जो है बेसिस को टारगेट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। लेट्स से उसने बहरीन में यूएस की बेसिस को टारगेट किया। इस तरह मुख्तलिफ जो है वो खलीजी ममालिक के अंदर फिर यूएस की बेसिस को अटैक किया जाता है। यूएस स्ट्राइक्स ऑन यूएस बेसिस एंड रीजनल पार्टनर्स। अब इसके अंदर जो है जब वो यूएस की बेसिस को अटैक कर रहा है तो उसके अंदर ईरान के अपने रीजनल पार्टनर्स भी आते हैं। डिस्ट्रप्शन ऑफ शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दी जाती है, जो कि ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा रूट है, उसको भी बंद कर दिया जाता है। हर साइड चाहती क्या है, क्यों एक दूसरे पर अटैक्स किए जा रहे हैं? इसराइल ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जो है वो टारगेट कर रहा है। वो चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का थ्रेट कम कर दिया जाए। वीकन ईरान बैक रीजनल ग्रुप्स। अब इसराइल चाहता है कि जिन रीजनल ग्रुप्स को ईरान बैक कर रहा है उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको कमज़ोर कर दिया जाए। प्रिवेंट ईरान फ्राम रीजनल हेजमनी। ईरान को जो वो खत्ता है ना मिडल ईस्ट का, आप कह लो
या फिर हमारा जिसके अंदर ईरान मौजूद है। अब इसराइल ये चाहता है कि उस एरिया के अंदर ईरान की हेजमनी ना हो जाए, ईरान जो है वो गालिब ना आ जाए। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो ईरान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। फिर आपको पता है कि उसके अंदर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो भी शहीद हो गए, उनकी फैमिली के बहुत सारे मेम्बर्स जो हैं वो शहीद हो गए और बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई। उसके अलावा हमारी जो है वो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई रीजनल इस रीजन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इफेक्ट हुई, ग्लोबल ट्रेड रूट्स इफेक्ट हुए। अगर हम लोग सिर्फ बात करें ईरान के सुप्रीम लीडर की, तो उनकी शहादत के बाद भी आपने देखा कि ईरान में ना एक स्टेबिलिटी रही, कि ईरान का स्ट्रक्चर फिर भी वैसे का वैसा रहा। ईरान जो है वो बैरूनी क़ुव्वतों के जो ख़िलाफ़ है वो एक मजबूत दीवार की तरह रहा। तो इससे जो है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जब वो ईरान का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तब आपको समझ आएगी कि ईरान में स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है कि वो कुछ भी हो जाए उनके मुल्क में, वो अपने मुल्क को बचाना जानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, आपको इससे पहले आपको पता है कि हम अगला टॉपिक पे जाएं यूनाइटेड स्टेट्स पे। किसी भी जो है, जब पहले भी जंगें हुआ करती थी तो किसी भी मुल्क का जो है या एरिया का बादशाह जो है वो उसकी डेथ हो जाती थी तो समझा जाता था वो लोग हार गए हैं। लेकिन ईरान ने इस चीज़ को भी गलत प्रूफ किया और ये आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो सकता है उनके स्ट्रक्चर का, उनकी गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है। यूनाइटेड स्टेट्स प्रिवेंट ईरान एक्वायरिंग न्यूक्लियर पावर। अब यूनाइटेड स्टेट का भी मोटिव यह है कि ईरान के पास न्यूक्लियर पावर्स नहीं हो, प्रोटेक्ट अमेरिकन ट्रूप्स एंड अलाइज, अमेरिकन ट्रूप्स और अलाइज को प्रोटेक्ट किया जा सके, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो यूएस के पास, सिक्योर ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज। आपको पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रम्प के इतने बयान आए कि अब जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अंदर ये भी आया था, वो मतलब उसका फ़ैसला यूएस में होगा, ये पता नहीं क्या क्या वो ट्रम्प जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो बोलते रहे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें बहुत सारी इवॉल्व हुई। ईरान का यहाँ पे अब क्या है, ईरान अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड कर रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके सुप्रीम लीडर शहीद हो जाते हैं, ईरान फिर भी जो है वो कहते हैं ना मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहा अपने मुल्क को बचाने के लिए। प्रिजर्व इट्स डिक्लेयर्ड पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कहता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, वो उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। डेटर फ्यूचर अटैक्स, मेंटेन इन्फ्लुएंस अक्रॉस द मिडल ईस्ट, और वो मिडल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन रखना चाह रहे हैं। मेजर एरियाज़ क्या हैं जी, लड़ाई हो किस वजह से रही है। इनसाइड ईरान बेसिस हैं, मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं। इसराइल मिसाइल्स, ड्रोन्स वर्सेस आयरन डोम है, ठीक है। पर्शियन गल्फ के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अटैक हो रहा है। शिपिंग जो है, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो चीज़ें लेके जा रही होती है ट्रेड के लिए, उन पे अटैक्स हो रहे हैं। टैंकर्स पे अटैक्स हो रहे हैं, ऑयल टैंकर्स पे। यमन एंड इराक, सीरिया, हूतीज़ एंड जो मिलिट्री एरियाज़ हैं वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। एंड लेबनान के अंदर हज़बुल्लाह अटैक्स इंटेंसिफाइज। लेबनान के अंदर जो है वो हज़बुल्लाह के अटैक्स ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार करी। तो ये कुछ साइट्स है जहाँ पे इस टाइम जो है ये आप कह लो कि हॉट वॉर एरियाज़ हैं। हमने जो है इसके अंदर से इसराइल पैलेस्तीन पढ़ लिया था। आने वाले दिनों के अंदर हम बाकी चीज़ें भी कवर करेंगे। हूतीज़ का मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। द कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड फॉर बियॉन्ड ईरान एंड इसराइल ड्राइंग इट्स प्रॉक्सीज अक्रॉस द रीजन। सिर्फ अब ये जो है इन एरियाज़ को देखें तो ये जंग जो है वो इसराइल, ईरान, यूएस के दरमियान नहीं रही है, आस पास के इलाकों में भी फैल चुकी है। वाई इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सो इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों उस पर बात होती है बार बार। दुनिया की जो है 1/5 जो ऑयल की ट्रेड है, ग्लोबली ट्रेडेड ऑयल, वो इस जगह से गुजर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। आपको पता है पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें इसीलिए जो है उनका उतार चढ़ाव अभी तक जारी है। इफ़ द शिपिंग इज़ डिस्टर्ब्ड, अगर ये शिपिंग डिस्टर्ब होती है तेल की कीमतें ज़्यादा होंगी। हमने तो इसको विटनेस की है, हमसे बेहतर कौन जानता है। फ्राइट कॉस्ट इंक्रीजेज, इन्फ्लेशन वर्सन, महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी। बिकॉज पाकिस्तान इम्पोर्ट मच ऑफ इट्स एनर्जी इनस्टेबल, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ज़्यादातर जो है वो ऑयल इम्पोर्ट कर रहा है, यानी एनर्जी रिसोर्स। इंस्टेबिलिटी इन द गल्फ हैज़ डायरेक्ट इकनॉमिक इम्प्लीकेशंस फॉर द कंट्री। तो गल्फ में जो भी हो रहा है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो रही है, जंग हो रही है, अल्टीमेटली पाकिस्तान उससे सफ़र कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द मेजर कॉन्सिक्वेंस।
मेजर कॉन्सिक्वेंसेस में आता है जी हमारे पास ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आती हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी बहुत सारे ममालिक में बड़ी पूरी दुनिया में जो है वो एक इन्फ्लेशन की वेव आई, ग्लोबल शिपिंग डिस्टर्ब हुई और रीजनल इंस्टेबिलिटी, वो तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरह से रीजनल इंस्टेबिलिटी हुई, स्पिल ओवर इनटू लेबनान, यमन, इराक, सीरिया एंड गल्फ स्टेट्स। मतलब एक जो है वो सिर्फ ईरान नहीं अब एक्टिव वॉर जोन रह गया, पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो अटैक्स किए जा रहे हैं, कहीं पे यूएस की बेसिस पे अटैक्स किए जा रहे हैं। वो अटैक सिर्फ यूएस की बेस पे नहीं होता, वो अटैक के अंदर फिर जो है उसकी लपेट में उस मुल्क के सिविलियंस भी आ रहे होते हैं। करंट सिचुएशन क्या है एज ऑफ लेट जुलाई 2026? आफ्टर वीक्स ऑफ एक्सेलेशन द यूएस पॉज्ड इट्स बॉम्बिंग कैंपेन एंड ईरान आल्सो रिड्यूस डायरेक्ट अटैक्स। अब जो है एक लम्हे के लिए ठहराव आया है इस सब के अंदर, और देखा ये जो है इस टाइम पाकिस्तान की नेशनल डेलीज़ के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, बीबीसी के अंदर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अल जज़ीरा में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये, आप लोगों को पता होता, अदरवाइज़ आप लोगों को वो न्यूज़पेपर समझ ही नहीं आने अगर कोई बच्चा आप पे से न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहा है तो। इंडायरेक्ट डिप्लोमेसी हैज़ गेन मोमेंटम, इंडायरेक्ट डिप्लोमेसी ने जो है वो मोमेंटम इख्तियार कर लिया, वो मज़ीद बढ़ गई। थ्रू नो कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड, जबकि कोई जो है कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट नहीं हासिल हुआ। यूएस स्ट्राइक्स हैव पॉज्ड टेम्परेरीली, यूएस की जो है वो फॉर नाउ स्ट्राइक्स जो हैं वो रुक चुकी हैं। ईरान हैज़ आल्सो पॉज्ड डायरेक्ट अटैक्स, ईरान ने भी अपने डायरेक्ट अटैक्स पे जो है वो थोड़ी कमी कर दी है। निगोशिएशंस कंटिन्यू थ्रू इंटरमीडिएटरीज, जैसे पाकिस्तान जो है वो एज अ मीडिएटर अपना रोल प्ले कर रहा है, इस तरह जो है वो मीडिएटर्स की वजह से निगोशिएशंस चल रही हैं। इसराइल रिमेन्स ऑन हाई अलर्ट, रीजनल प्रॉक्सीज फाइटिंग हैज़ नॉट फुली एंडेड। अब वो जो बाकी सारे इलाके भी इस चीज़ की लपेट में आए थे, बाकी सारे ममालिक भी, उनके अंदर अभी कोई इस तरह का सीन नहीं है कि वहाँ पे जो है वो लड़ाई रुक चुकी हो। Next we have the Pakistan's diplomatic engagement. It is one of the most important domain of this, और आप में अगर हमारे पास सवाल आएगा तो वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर डिस्कस करेगा। Pakistan has consistently called for peaceful resolution, diplomacy, respect for sovereignty, avoidance of regional escalation. अब पाकिस्तान जो है वो बारहा कोशिश कर रहा है कि वो इन चीज़ों को जो है वो किसी तरह से अपना पार्ट प्ले कर सके, ठीक है। वो जो है वो मीडिएशन करवा सके, वो एज अ मीडिएटर अपना रोल प्ले कर सके ताकि खित्ते में अमन कायम हो सके, क्योंकि वो इशूज़ सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान भी उस इन्फ्लेशन से जो है वो अपने सफ़र कर रहा है। Recent reporting indicates Pakistan has been involved in facilitating indirect diplomatic efforts between the two parties, और इसको हम लोग विटनेस भी कर चुके हैं। इंटरनेशनल रिस्पांस क्या था इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल रिस्पांस किसी भी ग्लोबल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को जब हम पढ़ रहे होते हैं, या जैसे हम लोग कश्मीर इशू पढ़ रहे हैं, पैलेस्तीन इशू पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर इंटरनेशनल बॉडीज़ के क्या रिस्पांस है। चाइना स्पोर्ट्स डायलॉग, चाइना भी कहता है कि भाई बैठ के बात काम सुलझा लो ना, क्यों जंग कर रहे हो। अपोज मिलिट्री एस्केलेशन, कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर। रशिया कॉन्डेम्स मिलिट्री एस्केलेशन, सपोर्ट निगोशिएशन, सेम रशिया भी कहता है कि भाई एक टेबल पे आ जाओ, बात कर लो। यूरोपियन यूनियन कॉल फॉर रिस्ट्रेंट, सपोर्ट डिप्लोमेसी, सिक्स टू प्रोटेक्ट एनर्जी सिक्योरिटी। अब यूरोपियन यूनियन का तो साथ ये भी है कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी का ख्याल कर लो थोड़ा सा। यूनाइटेड नेशंस वहीं फिर सीज फायर की बात आ जाती है, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस एंड वॉन्स अगेंस्ट रीजनल वॉर्स। ओवरऑल ये कि हर चाहे वो कोई मुल्क हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब ये चाहती हैं कि इस मामले को एक टेबल पे बैठ के सॉल्व कर लिया जाए, इसको मज़ीद ना बढ़ाया जाए, क्योंकि जंग आपकी चलती रहेगी, उसके अंदर नुकसान होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, नुकसान होगा कीमती इंसानी जानों का, और फिर पूरे दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन की एक लहर आएगी और बहुत सारे ममालिक सफ़र करेंगे, ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़। चैलेंजेस टू पीस, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके अब ऑब्स्टेकल्स क्या है ना, इस साल के अंदर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर जो है वो बहुत सारे शक व शुबहात हैं, ठीक है जी। ईरान वो नहीं चाहते बहुत सारे ममालिक जैसे यूएस के ईरान के पास न्यूक्लियर पावर हो, इसराइल को अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स जैसे हमने पीछे पढ़ा वो शुरू हो चुकी हैं। तो रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स आपको पता है फिर लंबे अरसे तक चलती रहती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो मसले हैं, अब एक ऐसा ग्लोबल ट्रेड पॉइंट जहाँ से दुनिया की 1/5 ऑयल जो है वो पास हो रहा है, उसको ही बंद कर दिया जाता है। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, अब एक जो है वो यूएस को ईरान पे एतबार नहीं है, ईरान को यूएस पे एतबार नहीं है, इसराइल और ईरान के दरमियान भी डिस्ट्रस्ट है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर ऑन ऑल साइड्स, अब हर जगह पे जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर भी है। ऑब्वियसली कोई मुल्क नहीं चाहता कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर ये सब चलता रहे, सबको अपने खित्ते का अमन बहुत प्यारा होता है, तो डोमेस्टिक प्रेशर सबके ऊपर है।
सो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव रियलिज्म का है यहाँ पे हमारे पास, हम ये थेरी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि थेरी आपकी आईआर की हो तो आपने आईआर में ही अप्लाई करनी है, आप इसको अपने करंट अफेयर के पेपर के अंदर भी अपना थ्रेटिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हो। स्टेट प्रायोरिटाइजेस सिक्योरिटी एंड पीस, इसराइल सीक्स टू एलिमिनेट थ्रेट्स, ईरान सीक्स डेटरेंस। इसराइल जो है वो अपने जो उसको लगता है कि मुझे ख़तरात हैं वो उनको ख़त्म करना चाहता है, और ईरान जो है वो चाहता है कि भाई मैं पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम लेके आया हूँ, मैं नहीं जंग करना चाहता, मैं नहीं कोई एटमी धमाके कर रहा, तो मुझे सुकून से जीने दो। बैलेंस ऑफ पावर है हमारे पास, रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स ट्राई टू प्रिवेंट एनी सिंगल एक्टर डोमिनेटिंग इन द मिडल ईस्ट। तो अब रीजनल और ग्लोबल पावर्स चाहती हैं कि कोई भी एक सिंगल एक्टर मिडल ईस्ट के अंदर डोमिनेट ना हो जाए, टू प्रिवेंट दैट ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि अब सुपर पावर्स चाहती हैं कि इस एरिया के अंदर बैलेंस ऑफ पावर हो, कोई भी एक जो है वो कंट्री डोमिनेट ना हो। सिक्योरिटी डायलेमा, एक्शंस टेकन फॉर वन साइडेड सिक्योरिटी आर व्यूड एज थ्रेट बाय द अदर। अब एक जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर कोई एक्शन लेता है तो दूसरे को वो अपने लिए ख़तरा लग रहा है, तो दैट डजंट कंसर्न ना कि अब ईरान ने अगर अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो इसराइल को वो ख़तरा लग रहे हैं, तो भाई ईरान इसमें क्या कर सकता है। फ्यूलिंग एस्केलेशन, इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स मज़ीद बढ़ रही है, मज़ीद कशीदगी आ रही है। एनर्जी जियोपॉलिटिक्स, कंट्रोल ऑफ मैरीटाइम रूट्स एंड एनर्जी सप्लाई शेप ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमीज़। मैरीटाइम रूट जो हैं हमारे रूट्स, उनका कंट्रोल जो है उसकी वजह से एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स डिस्टर्ब हो रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्क क्या हैं? अच्छा, अब अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो डिप्लोमेटिक मीडिएशन, जैसे पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान जो है फॉर डेकेड्स, अगर पाकिस्तान को एक टेररिस्ट बैक्ड स्टेट समझा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिज्म बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका है ख़ुद को प्रूव करने का कि भाई मुझे खित्ते में अमन चाहिए। स्ट्रॉन्गर रीजनल प्रोफाइल, पाकिस्तान जो है मीडिएशन करवाई, और ये बहुत कोई छोटी बात नहीं होती है कि आप दो जो है वो एक्टिव वॉर के अंदर इन्वॉल्व ममालिक को ला के एक टेबल पे बिठा दो। इन्हेंस टाइज विद द गल्फ स्टेट्स, पाकिस्तान ने अगर ये काम किया, मीडिएटर का रोल प्ले किया, तो पाकिस्तान के जो है वो ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए बहुत सारे ममालिक के साथ। जैसे 2025 के एंड पे एक न्यूज़ आई थी कि नहीं, इट्स नॉट 2025 से 2026 के दरमियान के, जब इजिप्ट ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था। ग्रेटर रिकॉग्निशन एज अ फैसिलिटेटर, पाकिस्तान का ओवरऑल जो है वो रोल, ओवरऑल इमेज इम्प्रूव होगी। रिस्क क्या है? तेल की कीमतें पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ज़्यादा हो जाएंगी, महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी, रेमिटेंसीज जो हैं वो गल्फ़ की तरफ से आना कम हो जाएंगे। अब देखो गल्फ़ में जो है, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास एक्टिव वॉर जोन्स अगर बन जाते हैं, रेमिटेंसीज पाकिस्तान के करंट अकाउंट का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। पाकिस्तान बहुत खुश है कि पाकिस्तान के पास बहुत सारी तरसीलात आ रही हैं, लेकिन अगर वहाँ पर जंग रहेगी, पाकिस्तान के मज़ीद लोग बाहर नहीं जा सकेंगे और हमारी रेमिटेंसीज कम हो जाएंगी, तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट सफ़र करेगा। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एंड सिक्योरिटी स्पिल ओवर, अब सप्लाई चेन्स भी डिस्टर्ब होंगी। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगी। पाकिस्तान जो चीज़ें पहले ईरान को एक्सपोर्ट कर रहा था वो ख़त्म हो गया ना, वो सिलसिला फॉर अ वाइल, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो है वो, सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल पाकिस्तान की दी है, लेकिन ये सिलसिला बहुत सारे ममालिक के लिए कि उनकी सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई हैं। की टेकअवेज एंड पॉसिबल क्वेश्चंस, intersection of security, energy, ideology and great power competition, Hormuz remain one of the important strategic choke point. Current pause is temporary जो है, अभी एक फॉर अ वाइल ठहराव आया है इसराइल और यूएस और ईरान के दरमियान कशीदगी पे। पाकिस्तान बैलेंस गल्फ ईरान ग्लोबल पावर्स वाइल बैकिंग डीएस्केलेशन, पाकिस्तान तो मल्टीटास्कर बना हुआ है इस टाइम, हर जगह इतना एक्टिव है। मतलब आप 2026 में 2025 में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी देखें, इट्स टॉप नॉच, पाकिस्तान हर तरफ से पूरा हो रहा है। पॉसिबल एग्ज़ाम क्वेश्चंस, आप में से बच्चे जो हमारे बैच में इनरोल्ड हैं, यार आप लोग प्लीज़ इसको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। आपने जो है ये सारे क्वेश्चंस को एक भी सवाल हल करके आपका कोऑर्डिनेटर के साथ शेयर कर दे, ताकि एटलीस्ट आपकी बेसिक इंग्लिश की इवैल्यूएशन तो हो सके ना, आपकी अंग्रेज़ी बेहतर हो जाए। बाकी बच्चे जो हैं वो इसकी आउटलाइन बना के कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आई विल एवेल्यूएट दैट। That's all for US-Iran and Israel conflict. Now we will move towards our second part of the lecture, that is Dawn Decode. Okay, so next we have Pakistan and global current affairs. ठीक है जी, हमारी आज की नेशनल और इंटरनेशनल डेलीज़ के अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
आपको मैंने लास्ट एपिसोड में बताया पाकिस्तान में सैलाब बहुत सारे इलाकों में आ चुके हैं, बहुत सारे जो हैं वो GLFOs हैं। तो इस टाइम जो है हैवी मानसून रेन कॉज वाइड स्प्रेड फ्लडिंग अक्रॉस पंजाब में भी फ्लड आ चुके हैं। रेलवे ब्रिज नियर लाहौर सफर्ड स्ट्रक्चरल डैमेज, रेलवे ब्रिज जो है वो डैमेज हो चुकी है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो रहा है। लाहौर फैसलाबाद रेल ऑपरेशन सस्पेंडेड, लाहौर और फैसलाबाद के रेल ऑपरेशन सस्पेंड हो चुके हैं। कराची बाउंड ट्रेन्स डाइवर्टेड थ्रू अल्टरनेट रूट्स। टरबेला डैम अपनी 80% स्टोरेज कैपेसिटी पे पहुंच चुका है। मज़ीद बारिशें हुई तो उधर से भी सैलाब का खतरा है। हाईलाइट्स वीक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड क्लाइमेट चेंज ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि हम हर साल सैलाब आ रहे हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया, हर साल सैलाब आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम तैयार नहीं हैं उन चीज़ों से निपटने के लिए, उस डैमेज से निपटने के लिए हमने शायद फिर से कोई इकदाम नहीं किए। ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आप लोग यूज़ कर सकते हो क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स में। उसमें आप लोग ये वाला फैक्ट भी यूज़ कर सकते हो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस की बात करें। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन में यूज़ कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस में यूज़ कर सकते हो, और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जहाँ पे बात होती है कि NDMA कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है, उस पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है पाकिस्तान रीजनल डिप्लोमेसी। यू गाइस नो वेरी वेल कि आजकल तो हम लोग फॉरेन पॉलिसी को मुझे कुछ ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं। सो हमारे, क्योंकि यार देखो आती फॉरेन पॉलिसी पे इतनी सारी न्यूज़ है, फॉरेन पॉलिसी को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके PMSGK के लिए, आपके CSS करंट अफेयर्स के लिए, आपके पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, आपके MPG के लिए। सो इसको हम मिस नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्ट्रेंथेंस गल्फ एंगेजमेंट, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी विजिटेड कतर। ये आपका अब है एक पोटेंशियल MCQ PMSGK के लिए, आपके करंट अफेयर्स के लिए। अगेन जितने मैं आपको एग्जाम्स बताती होती हूँ, ये आपका इंपॉर्टेंट MCQ है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने किस कंट्री को विजिट किया? कतर को। या वो आपसे इंटीरियर मिनिस्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए, मोहसिन नकवी है, और उन्होंने क्यों विजिट किया। अब हो सकता है ये तीनों ऑप्शन वो दे दे, चौथा भी इसी से रेलिवेंट हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए मोस्ट सूटेबल कौन से हैं। सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, और काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन के लिए। नेक्स्ट वी हैव कॉल इमर्ज फॉर पाकिस्तान टू मीडिएट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यमन। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान भी अब जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले करे, इसके लिए कहा गया। इनसाइट्स जो है पाकिस्तान रोल एज अ रीजनल डिप्लोमेटिक एक्टर एंड डीपन्स गुड स्ट्रैटेजिक टाइज। पाकिस्तान जो है वो अपना काम करता रहेगा मीडिएटर का, और अपनी जो है वो बाकी गल्फ कंट्रीज़ के साथ अपना बॉन्ड मजबूत करता रहेगा। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम लोग इसको यूज़ करेंगे, मिडल ईस्ट डिप्लोमेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को तो आपने किसी सूरत भी मिस नहीं ना करना, ये तो आपका तैयार होना चाहिए। और रीजनल पीस बिल्डिंग के अंदर ये यूज़ होगा। नेक्स्ट वी हैव US ईरान कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे थे जब हम लोग, तो US ईरान की जो है वो जंग थोड़ी देर के लिए रुक चुकी है, या कह लो कि कशीदगी कम हो गई है, कि फिर वो कहते हैं कि हम चलो हम इसको जो है वो बातचीत करके ना मामला ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके इम्पैक्ट हम पढ़ चुके हैं। दुनिया बहुत सफ़र कर रही है, रीजनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगेन इसके नीचे ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये वाला जो है ये किन सवालों के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। जब सवाल आएगा मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स का, सवाल आएगा हमारे पास रीजनल सिक्योरिटी का, एनर्जी सिक्योरिटी का, और ग्लोबल डिप्लोमेसी का। ये भी तो सवाल हो सकता है कि एनर्जी क्राइसिस दुनिया में क्यों बढ़ रहे हैं, उसके रीजंस लिखें। तो उसके रीजंस में एक बहुत पोटेंशियल रीज़न है जो ईरान के अंदर इस टाइम जो भी चल रहा है, US ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इसकी बहुत पोटेंशियल रीज़न है। नेक्स्ट वी हैव ट्रम्प थ्रेटन्स EU आफ्टर गूगल फाइन। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, 890 मिलियन का जो है जी वो फाइन लगा देता है ऑन गूगल अंडर डिजिटल मार्केट एक्ट। डिजिटल मार्केट एक्ट यूरोपियन यूनियन का एक एक्ट है जिसके तहत वो जो ग्लोबल जाइंट्स होते हैं इस तरह के, गूगल वगैरह, उनके ऊपर वो लोग सैंक्शंस इम्पोज करते हैं, फ़ाइन्स इम्पोज करते हैं। ठीक है, तो वो गूगल पे जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से फ़ाइन लगता है। अब ट्रम्प उसके रिस्पॉन्स में क्या कहता है, ट्रम्प कहता है कि अच्छा तो नहीं किया ना यूरोपियन यूनियन ने हमें टारगेट करके, US की कंपनीज़ को तो टारगेट नहीं करना चाहिए था, अब हम मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। आगे जब से प्रेजिडेंट ट्रम्प साहब एक्टिव हुए हैं वो टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगाई जा रहे हैं। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैं मजीद टैरिफ लगाऊंगा, तुम लोग देखो सही करता क्या हो। सेक्शन 301 ट्रेड इन्वेस्टिगेशन के तहत वो कहते हैं कि मैं अब इस सेक्शन के तहत आपको दोबारा से जो है वो टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा। ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला फैक्ट भी आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, और किस US की कंपनी पे जो है वो यूरोपियन यूनियन ने फाइन इम्पोज किया ये भी आपको याद रहना चाहिए।
टेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज बिकमिंग अ जियोपॉलिटिकल इशू एमाइड ग्रोइंग यूएस यूरोपियन इकोनॉमिक राइवलरी। यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के इकोनॉमिक राइवलरी बढ़ती जा रही है और फिर उसकी जद में जो है वो टेक्नोलॉजी आ रही है। ये जो है आपने यूटिलाइज़ करना है अपना ग्लोबल ट्रेड में, डिजिटल इकोनॉमी में और यूएस ईयू रेगुलेशंस के अंदर। नेक्स्ट वी हैव पाकिस्तान इकॉनमी। ग्लोबल इकॉनमी से बात आ गई पाकिस्तान की इकॉनमी पे। एसबीपी कीप्स पॉलिसी रेट एट 11.5%। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पॉलिसी रेट रखता है 11.5% का। इसका मतलब क्या है, ये ना बात थोड़ी सी समझने वाली है। जैसे पहले आपको जो लोन है वो 100 रुपीज़ का मिल रहा था, आप 100 रुपये लोन लेते हो तो आपको 100 का 100 वापस करें। अब जी आपने अगर 100 रुपये लोन लिया है तो आपको उसके वापस करने हैं 110, आप उसको वापस करें 110। अब ये जो ऊपर 10 रुपीज़ हैं या 11 रुपीज़ आप समझ लो 111 वापस करो, तो अब ये 11 रुपीज़ आपके ऊपर बर्डन है। 100 रुपये में अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 10 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट आया, अब प्रॉफिट के बाद वही अगर आप 11 रुपीज़ इसकी पेमेंट के लिए दे रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपके पास तो सिर्फ आपके ऊपर तो 1 रुपये का मज़ीद कर्ज आ गया ना, आप डेफिसिट में चले गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 11.5% पॉलिसी रेट को हम रखते हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि लोन जब उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया उसके बाद क्या हुआ, जो लोग बैंक से जाके लोन लेंगे अपने स्मॉल बिजनेस के लिए, कोई लोन लेता है किसी भी चीज़ के लिए लेता है, उसको अब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करेगा वो, तो अब ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट वो बिज़नेस बनाएगा वो प्रोडक्ट भी महंगी होगी। तेल की कीमत मुल्क में आगे ज़्यादा हो चुकी है, अब उसको उसका लोन भी जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। अब क्या होगा, पाकिस्तान में अगर पहले एक शू पेयर 1200 का बनता था, अब वो बनेगा 1500 का, क्योंकि जिस कंपनी ने जिस सेटअप ने वो शू का पेयर बनाना है उसको अपने खर्चे भी तो निकालने हैं ना, क्योंकि ओवरऑल उसको हर चीज़ महंगी मिल रही है। अब ये 300 रुपया एक शू का पेयर महंगा हो गया है। ये पाकिस्तान अगर एक्सपोर्ट करने जाता है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो शू का पेयर अभी तक 1200 का ही बेच रही हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम होंगी, क्योंकि कोई क्यों आपसे ख़रीदेगा जब उसको वो चीज़ सस्ते में मिल रही होगी, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होंगी। लेकिन इस टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि मेरा विजन है ना वो ये नहीं है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दूँ, मेरा विजन है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो। अगर मैं इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं इस तरह बढ़ाता तो लॉन्स लोग लेते रहेंगे, कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी। कंजप्शन जब ज़्यादा होती है तो कंजप्शन ज़्यादा होगी, इसको समझिएगा एक दफ़ा, कंजप्शन हमारे पास ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज हमारे पास कम है। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब बढ़ती है तो फिर इन्फ्लेशन आती है मुल्क में। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन आगे ही बहुत है, प्रोजेक्ट मज़ीद कर दी गई बजट के अंदर, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मुल्क मज़ीद जो है वो सफ़र करेगा। सो अभी डिबेट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, इकनॉमिक ग्रोथ को इग्नोर कर रहा है। सो अगर हम लोग देखें, शुड पाकिस्तान प्रायोरिटाइज इन्फ्लेशन कंट्रोल और इकनॉमिक ग्रोथ। अगर इकनॉमिक ग्रोथ के लिए पाकिस्तान जो है वो काम करता है, नए स्टार्टअप्स लगते हैं या पुरानी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सेटअप्स जो हैं वो लोन लेते हैं, फिर वो जो चीज़ें बनाएंगे वो महंगी होंगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट होंगी। बिजनेस कम्युनिटी का इस पर कंसर्न है, हाई बोरिंग कॉस्ट, वही इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कम होगी, लोग लोन नहीं लेंगे और लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वीक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओके जी, यहाँ पे अगर जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रैशनल किया, इन्फ्लेशन रिमेन्स अबव टारगेट। वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो आगे ही टारगेट से ज़्यादा है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कभी भी ऊपर नीचे हो रही हैं, तो अगर मज़ीद भी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो फिर हमारे पास इतना तो होना कि हम उनको एब्जॉर्ब कर सकें, हम मज़ीद महंगाई से बच सकें। मिडल ईस्ट टेंशन पोज एक्सटर्नल रिस्क, और मिडल ईस्ट की टेंशन की वजह से एक्सटर्नल रिस्क भी है। ये सब चीज़ें पिछली आपकी स्लाइड से टोटली लिंक कर रही हैं जो ईरान के अंदर इश्यूज़ चल रहे हैं। इसको आप लोगों ने यूज़ करना है मॉनेटरी पॉलिसी में, इन्फ्लेशन में, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में और IMF के प्रोग्राम्स में। IMF के प्रोग्राम्स में आपने क्यों यूज़ करना है, क्योंकि IMF जो है वो पाकिस्तान के अंदर, अब क्योंकि पाकिस्तान IMF की एपिसोड्स पे चल रहा है, ठीक है। IMF जो है वो पाकिस्तान, जैसे IMF के कहने पे हमने अपनी सब्सिडीज़ कम की क्योंकि IMF ने कहा था, ठीक है। तो IMF को भी एक मुल्क जो है, जब IMF किसी को लोन दे रहा है तो उसको भी वो मुल्क स्टेबल चाहिए, ताकि उसको ये तो हो कि एटलीस्ट डेट सर्विसिंग तो हो रही हो ना, जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान वो तो पे कर रहा हो ना। तो इसीलिए IMF के प्रोग्राम की जहाँ बात होगी वहाँ पे भी ये पॉइंट डिस्कस होगा।
एक्सपोर्ट्स टू मिडल ईस्ट डिक्लाइन, जैसा हमने एपिसोड 4 के अंदर पढ़ा था कि मिडल ईस्ट की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो गई हैं। 2% तक इंपोर्ट्स भी हमारी जो है वो कम हो गई हैं, क्योंकि मिडल ईस्ट की तरफ तो हमारे बॉर्डर्स ही क्लोज है ना। ट्रेड डेफिसिट नैरोड स्लाइटली, सॉरी गाइस, बॉर्डर से मेरा मतलब है जैसे हमारा ईरान के साथ जो इस टाइम ट्रेड हमारी रुकी हुई है, सो इस तरह के कंट्रीज़ पाकिस्तान की और ईरान की ट्रेड, ईरान अर्ग्स रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। अब ईरान कह रहा है कि भाई हटा दो ट्रेड बैरियर्स, कोई ज़रूरत नहीं है, बस बहुत हो गई। सिंप्लीफाई कस्टम प्रोसीजर्स, पाकिस्तान के अंदर ना कस्टम प्रोसीजर्स बहुत बहुत लाइक आप ये समझ लो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो अब जो है ईरान कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, नेबरिंग कंट्री हैं हम, हमारी ट्रेड को आसान करो अपने साथ, इम्प्रूव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करो। सो ये यूज़ होगा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में, रीजनल कनेक्टिविटी में और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में। नेक्स्ट वी हैव द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AI बिकम्स अ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। AI जो है वो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बन चुका है। चाइना ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वर्ल्ड AI कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, ठीक है जी। चाइना का विजन क्या है कि AI की अफोर्डेबल एक्सेस दी जाए, AI की पे रिसर्च कोलैबोरेशन हो सके, AI के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट हो सके और डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेन किया जा सके। पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? पाकिस्तान में जो है वो AI बेस्ड एजुकेशन होगी, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, रिसर्च कोलैबोरेशन होगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। पाकिस्तान के तो यहाँ पे मज़े हो जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन और डिजिटल गवर्नेंस के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम पिछली 3 एपिसोड्स के अंदर डिजिटल गवर्नेंस को बार बार पढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान को एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत है, लेकिन उसमें चैलेंजेस क्या हैं? ग्लेशियर मेल्टिंग, जैसे हमने पढ़ा पाकिस्तान इज़ द होम टू 13,000 प्लस ग्लेशियर्स, एराटिक रेनफॉल है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम द पास्ट 4 ईयर्स, वाटर स्कैर्सिटी एंड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, हमारे पास जो है वो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, और पुअर अर्बन ड्रेनेज है। लाहौर के अंदर जब बारिश हुई पिछले दिनों तो आपने देखा कि किस तरह से सारी सड़कें डूब गई थी, और उस पर हमारी ग्रुप में डिबेट भी हुई थी कि आपको क्या लगता है लाहौर के अंदर जो पानी जगह जगह पे रुक गया, पूरे अंडरपास पानी से भर के, उसकी पोटेंशियल रीज़न क्या है? क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज है? और आप लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया कि उसकी रीज़न सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, उसकी रीज़न हमारा पुअर ड्रेनेज सिस्टम और अनप्लान्ड जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। एडिटोरियल क्या रिकमेंड करता है पाकिस्तान, जो ये डॉन के एडिटोरियल के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया गया बेसिकली, वाटर मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट अडेप्टेशन, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग, वाटर डिप्लोमेसी। ओके जी, वाटर मैनेजमेंट आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद देखा हो, अगर आप लोग लाहौर में ना मैंने एक ही जगह पे देखा कि वो वेल बना हुआ है, उससे क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है ना वो दोबारा से जो है वो ज़मीन के अंदर जा रहा है। सो बारिश के पानी को रीस्टोर करने के लिए, अपने ग्राउंड वाटर लेवल्स को बढ़ाने के लिए। सो जब आप लोग बाहर निकला करो ना तो अपने आसपास ऑब्जर्व किया करो कि अगर किसी जगह पे कोई डिफरेंट साइन बोर्ड लगा हुआ है तो वो क्यों लगा हुआ है। क्लाइमेट अडेप्टेशन, इसमें हम लोग ऑलरेडी बजट में जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस मज़ीद कर चुके हैं। एग्रीकल्चर, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको थोड़ा सा देखें, ठीक है। जैसे जो है वो पेडी फील्ड्स जैसे होती हैं, जैसे चावल की फसल, उसके लिए बहुत पानी रिक्वायर्ड होता है, तो क्यों ना हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ ऐसे बीज बना लें, ठीक है, चाहे उनको फिर इम्पोर्ट करें जिनसे जो है हमारी वाटर की कंजप्शन कम से कम हो। अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, सिटीज़ जो हैं वो एक प्लान के तहत बनने चाहिए। नए शहर बना लेना, पुराने शहरों की बजाय, पुराने शहरों को इस तरह से इतनी बुरी तरह एक्सटेंड करने की बजाय नए शहर बना लें। और वाटर डिप्लोमेसी, इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो चाहे बेहतर हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट इंडस वाटर ट्रीटी पे बात मज़ीद करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज, वाटर सिक्योरिटी, इंडस वाटर ट्रीटी और SDGs के टॉपिक्स में आपका ये डाटा यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव इनोवेटिव पॉलिसिंग। इनोवेटिंग पॉलिसिंग जो है अगेन इट्स रिलेटेड टू गवर्नेंस। अच्छा जी, क्रिमिनल जो ऐसे क्राइम्स है ना जिनके अंदर AI, ड्रोन, क्रिप्टो यूज़ हो रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं। जो बच्चे क्रिमिनोलॉजी के ना उनको पता है एक कॉन्सेप्ट होता है कम्युनिटी पॉलिसिंग का। कम्युनिटी पॉलिसिंग क्या होती है? हमारी जो लॉ रेगुलेटिंग बॉडीज़ है ना वो कम्युनिटी के साथ मिल के काम करें, ठीक है। तो कम्युनिटी पॉलिसिंग को इन्हांस करना चाहिए। डिजिटल FIRs होनी चाहिए ताकि FIR को भी लंबा चौड़ा प्रोसेस है ना उससे ना गुजरना पड़े। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे क्राइम रिपोर्ट ही इसलिए नहीं होते क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उसका हेक्टिक प्रोसीजर है। AI असिस्टेड पॉलिसिंग होनी चाहिए, प्रोडिक्टिव पॉलिसिंग, स्मार्ट सर्विलेंस होनी चाहिए, जैसे लाहौर के अंदर सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं।
हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जापान के अंदर कोबान सिस्टम है। कोबान सिस्टम में क्या होता है, जापान में छोटे छोटे पुलिस के ग्रुप्स होते हैं, लेट्स से 3 to 5 या 5 to 10 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है, और वो जो है कम्युनिटी के बिल्कुल क्लोज सेटिंग में काम करता है ताकि कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को उसी जगह पे सॉल्व किया जा सके। सिंगापुर के अंदर स्मार्ट पॉलिसिंग है। एस्टोनिया के अंदर ई गवर्नेंस है। इसको हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सो जब हम इन चारों टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं कि हाउ द गवर्नेंस कैन बी डिजिटलाइज, तो तब आप लोग ये पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों कंट्रीज़ की एग्जांपल दे सकते हैं। मैं आपको कल भी कहा था, उस बुक के नियर पे के क्रॉनिकल्स में एक बुक का रिव्यू है जो एआई और गवर्नेंस से लिंक्ड है, ब्यूरोक्रेसी से लिंक्ड है, आपने वो ज़रूर पढ़ना है। वाटर पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी इशू। कोर आर्ग्यूमेंट है पाकिस्तान रिस्पॉन्स टू वाटर क्राइसिस रिमेन रिएक्टिव रेदर देन प्रिवेंटिव। नेशनल वाटर सिक्योरिटी पॉलिसी, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम होने चाहिए हमारे पास, बेटर अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इफेक्टिव इंडस वाटर ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन। वही बात है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमें खुद को बदलना होगा, अपने तरीकों को बदलना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट मेयरली अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मजीद नहीं रही है, इट हैज़ बिकम अ स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबल पावर एंड जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। तो हमें भी खुद को स्मार्टली चेंज होना होगा। आज के टॉपिक के की टेकअवेज हैं एसपीपी की मॉनेटरी पॉलिसी जो हमने डिस्कस की, मिडल ईस्ट के एस्केलेशन और डीएस्केलेशन, पाकिस्तान का उसके अंदर क्या रोल है, नेशनल वाटर सिक्योरिटी पॉलिसी। इसके ऊपर नियर ब्रेकर क्रॉनिकल्स में बहुत कॉम्प्रीहेंसिव रीडिंग मौजूद है। जब आप लोग रीडिंग मटेरियल्स को कहते हो गाइस प्लीज़ डाउनलोड द क्रॉनिकल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर महीने आता है। एआई जियोपॉलिटिक्स इन चाइना, WICO initiative, climate induced floods and disaster resilience, innovative policing and governance reforms। ये आज के हमारे डॉन के और बाकी नेशनल डेलीज़ के, इंटरनेशनल डेलीज़ के की टेकअवेज थे। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस लेक्चर। आपकी कोई सजेशंस हैं या आपको कोई चीज़ समझनी है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल CSS की तैयारी के लिए। और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेक श्योर टू ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। आपने जो है वो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करना है और आपको काउंसलर समझा देंगे। और मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम भी कहा था, मेक श्योर टू फॉलो अवर अपकमिंग फ्री लाइव सेशंस। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे हमारी डिस्कशंस चल रही होती हैं। इसको नोट करना है, इसको अपने नोट्स के अंदर ऐड करना है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।